नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो सकता है। पाकिस्तान से कोई मसौदा तैयार होकर आया है जिस पर दोनों देश राजी हो सकते हैं। कैसे होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अपने उन 15 शर्तों को मनवाना चाहता है जिसे वो जंग के शुरू से ही लेकर चल रहा है। उधर ईरान मुआवजे से लेकर पश्चिम एशिया से अमेरिकी अड्डों के खत्म करने वाली अपनी बात पर अड़ा हुआ है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और पूरी दुनिया इस वक्त ये उम्मीद लगा भी रही है। ईरान ने साफ किया है कि वो अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब सिर्फ हमलों से नहीं देगा, बल्कि तेल के ट्रांसपोर्टेशन के हर उस रास्ते को रोकने की कोशिश करके देगा जो वो कर सकता है, ताकि अमेरिका या पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। इधर इजराइल को लगता है कि सीज फायर की बात कुछ पसंद नहीं आ रही, इसलिए आज उसने फिर से ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। ये वही गैस फील्ड है जिस पे 18 मार्च को भी इजराइल ने हमला किया था। तब ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और जिसके बाद उन्होंने खुद मना किया था कि आगे इस पर दोबारा हमला ना किया जाए, लेकिन इजराइल नहीं माना। खबरें ये भी आई हैं कि ईरान के 3 एयरपोर्ट को भी आज इजराइल ने निशाना बनाया और अच्छा खासा नुकसान किया है। अब ऐसे में सीज फायर की उम्मीद कैसे की जाए, या सीज फायर से पहले इसे भड़ास निकालने का, अपने तेवर दिखाने का, अपना गुस्सा दिखाने का एक मौका माना जाए। ट्रंप ने तो अपने गाली गलौच वाले मैसेज से साफ कर दिया था, और अब इजराइल अपनी हरकतों से ये कर रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपनी मिसाइलों को काम पर तो लगा ही रखा है। तो दुनिया कंफ्यूज है, और साथ में आप और हम भी, कि एक तरफ तो बातें हो रही हैं सीज फायर की, और दूसरी तरफ हर वो चीज़ की जा रही है जिससे फायर यानी कि आग और भड़के। तो आज इसी बड़े सवाल पर हम करने जा रहे हैं चर्चा। इसमें शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अचल मल्होत्रा, जो इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल के मैनेजिंग एडिटर भी हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्रा, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट कमर आगा, जेएनयू में CIS में प्रोफेसर अंशु जोशी, और द न्यू इंडियन की फाउंडर आरती टिक्कू सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कमर आगा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि मामला जंग और जंग को रोकने का है। एक तरफ बात हो रही है कि कोई मसौदा बन गया है जिस पर दोनों देश राजी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरफ से संकेत ऐसे नहीं आ रहे हैं। ईरान का हमला, ईरान पर हमला, अमेरिका की भाषा या उनकी हरकतें। आगा साहब जी, देखिए, सीज़ फायर जहाँ तक है, मैं समझता हूँ ईरान भी चाहता होगा कि सीज़ फायर हो, युद्ध ख़त्म हो, रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो। लेकिन यह है कि जो शर्तें प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखी हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। दूसरी बात ये भी है कि ईरान का इस वक्त काफ़ी दबदबा भी नज़र आता है उस पूरे क्षेत्र में भी, और उसमें भी ईरान की भी जो शर्तें हैं वो अमेरिका मानने पे कुछ तैयार नहीं। हाँ, लेकिन बातचीत, कुछ मिडिल पाथ ढूंढने की बातचीत ओमान कर रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो एक बेसिकली मैसेंजर का काम कर रहा है, वो मीडिएटर नहीं बन पाया। ना तो उनके पास एक्सपर्टाइज है ऐसी कि वो ये काम कभी किया नहीं। उनका तो काम बेसिकली आतंक फैलाने का था, जिसमें उनकी वो है एक्सपर्टाइज, मगर मीडिएशन का काम अभी भी ओमान ज़्यादातर कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ईरान चाहता ये है कि भाई अब जो उसका वो है ख़त्म हो, किसी भी सूरत से जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट होने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म बातचीत के ज़रिए एक सलूशन पूरे क्षेत्र का निकलना चाहिए। उन्हीं ने अब ये कहा है कि जंग एक अकेली ईरान से नहीं हो रही है, बल्कि लेबनान में भी हो रही है, यमन में भी चल रही है, इराक में भी चल रही है। तो इन लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए और पूरा मसला हल होना चाहिए। बहरहाल ये बारगेनिंग चिप है मेरा ख्याल है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन की जो डिमांड्स है वो तो मुझे नहीं लगता कि ईरानियन मानेंगे। बहुत मुश्किल है मानना उसके लिए। तो कोई मिडिल पाथ पे बातचीत हो रही है, इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, कोई ईरानियन उसमें इन्वॉल्व नहीं है जहाँ तक जो खबरें मिल रही हैं। ओमान का ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की इकोनॉमी परमिट नहीं करती कि वो किसी लंबी युद्ध में अपने को इंगेज करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सोचा था 4 से 8 दिन और मैक्सिमम, फिर उन्हीं ने बाद में कहा 1 हफ्ता और 2 हफ्ता, लेकिन अब ये
सेकेंड मंथ चल रहा है, ये भी ख़त्म पे आ जाएगा कुछ जल्दी ही, और फिर उसके बाद 1.5 महीने यानी छठा हफ्ता शुरू हो जाएगा। अमेरिका का जो लॉसेस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर में हो रहे हैं, इकनॉमी उनकी वीक है। फिर दूसरी तरफ ये कि उन्हीं ने जो टैरिफ्स लगाए थे उससे उन्हीं ने सोचा था कि मसले हल हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाएगी, लेकिन उससे दाम बढ़ गए। अब तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ईरान चाहता है किसी भी सूरत से तेल के दाम अगर 115-120 के बीच में पहुंच जाते हैं तो फिर तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और पॉसिबल है कि रिसेशन यूरोप और अमेरिका में भी आ सकता है। तो अमेरिका ईरान पूरी उसकी कोशिश करता है, इसीलिए उसने तमाम इनके जो उसके पड़ोस के देश थे उनको भी जब उसके ऊपर टारगेट किया जाता है ऑयल इंस्टॉलेशंस में, तो वो यूएई, कतर, बहरीन इन जगहों पे टारगेट करता है। यहाँ पर इनफैक्ट अगर सब सवाल ये उठेगा अब कि आप कह रहे हैं कि 15 शर्तें अमेरिका की, कुछ शर्तें ईरान की, और सारी शर्तें ऐसी जो हमें भी दिखता है कि कोई मानने नहीं वाला। तो आरती जी ये बताएं मुझे कि क्या फेस सेविंग हो रही है, मतलब दिखाने की शर्तें अलग है, मानने वाली शर्तें अलग है, और जब तक कुछ नहीं होता तब तक एक दूसरे पे हमले होते रहेंगे, तीन चीजें दिख रही हैं। आपने सही आकलन लगाया कि दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, और मैसेजिंग जो है कुछ और है। इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि अमेरिका में सबका ही नुकसान हो रहा है। अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोगों का फायदा हो रहा है। जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, अमेरिकन और बाकी वेस्ट के जितने भी हैं, उनको फायदा हो रहा है। और ये कहना कि अमेरिका सिर्फ इसमें लूज कर रहा है, मैं नहीं मानती कि वो सच है। मैं मानती हूँ कि एक लंबे अरसे तक जो एक सुपर एलीट और सुपर रिच क्लास जो अमेरिका का है, जिन्होंने ये दुनिया चलाई, वो अभी भी फायदे में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको अमेरिका से कोई गर्ज नहीं है। अमेरिका की जनता, पहली बार दिख रहा है अमेरिका की जनता को भी कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दुनिया कैसे चलाई, कितने अत्याचार किए, और जो ईरान में वो एक इलीगल अनलॉफुल जंग लड़ रहे हैं ईरान के सिविलियंस के खिलाफ, ईरान के लोगों के खिलाफ, वो सारी दुनिया के सामने आज अमेरिका की जो एक एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्टिक सुपर पावर रही है इजराइल को साथ में लाकर, उनका आज मुझे लगता है कि साफ ये हो रहा है कि पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूं कि जो आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि जो मैसेजिंग है, अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। पहले भी जो यूएस प्रेसिडेंट्स थे सामने मीठी मीठी बातें करते थे, और पीछे से उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां निकालनी थी सारी दुनिया को। एक कॉलोनियल थिंकिंग, एक कॉलोनियल माइंडसेट अमेरिकन एम्पायर रहा है, और उनका जो इनहेरिटेंस मिला है, जो मैं कहूंगी कि जो भी उन्होंने सीखा वो ब्रिटिश एम्पायर से सीखा, तो वो एक प्रथा चलती आ रही है। वही आज हमें पहली बार दुनिया को दिख रहा है कि वो किस तरह से सोचते हैं बाकी दुनिया के बारे में। तो मुझे लगता है एक तरह से तो ये बहुत मेहरबानी है दुनिया पे कि जिनको अभी भी यकीन, कई सालों तक यकीन नहीं था और अमेरिका का गुणगान दिन रात करते थे, वो पहली बार इस बात से आगाह हो गए हैं कि अमेरिकन एम्पायर यहाँ किसी की बेनिफिट के लिए नहीं बैठा था, यहाँ किसी का भला करने के लिए नहीं बैठा था, सबके को निचोड़ के, सबको परेशान करके, सबको एक्सप्लॉइट करके उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी कर दी। और इसलिए मैसेजिंग जो चल रही है, मुझे लगता है वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है उस माइंडसेट का, कॉलोनियल माइंडसेट का, जो हमने हिंदुस्तान ने भुगता है, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा उसने भुगता है। मुझे लगता है कि पूरा थर्ड वर्ल्ड जो है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा थे, वो हम सब ने भुगता है। किया क्या जा रहा है? किया ये जा रहा है कि पीछे से जो डील्स
चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, इनकी जो डील्स चल रही है वहां पे जब तक सही नहीं बैठती कोई डील, तब तक ये जंग चलती रहेगी। चीजें और चलती रहेंगी। ये तो जी बीबी जी नेतन्याहू ने सामने सामने कह दिया कि वो सप्लाईज चाहते हैं कि ऑयल एंड गैस की सप्लाईज वो इजराइल उसका एक मेन हब बने। तो एक्चुअल एजेंडा उनका यही है। उनका एजेंडा ये नहीं था कि ईरान में कोई न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा गॉट योर था, पॉइंट मैम। या हम तो यहाँ पर सामने अब की आपने इजराइल का जिक्र किया, तो इजराइल का ही सवाल शुभंकर मिश्रा, इजराइल इसमें एक तीसरी पार्टी है जिसने युद्ध शुरू किया, फिर वो अमेरिका के हिस्से चला गया, अमेरिका ने उसकी कमान अपने हाथ में ले ली, इजराइल लगातार एज अ पार्टनर प्ले कर रहा है। और अब उस दिन जब पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसियां ये खबरें छाप रही हैं कि कोई समझौता हो सकता है, ठीक उसी दिन इजराइल वहां पर हमला करता है, उस गैस प्लांट पे या उस गैस फील्ड पर हमला करता है जिसके लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम बोला था कि ये मत करना। इसका क्या मतलब? कि लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इजराइल ने हमला अपने आप कर दिया, और इस बार भी शायद वो यही बोलेंगे। लेकिन इस बात पर ना तब भरोसा किया जा सकता था ना अब किया जा सकता है। आपको इजराइल और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है इस वॉर में, वो दोनों के अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। इजराइल का इंटरेस्ट उनका सर्वाइवल है, जबकि अमेरिका का इंटरेस्ट उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल का जो एंड स्टेट है वो ये चाहता है कि ईरान बुरे तरीके से बर्बाद हो, ईरान की कोई भी कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल ना बचे। जबकि अमेरिका का जो एंड स्टेट है वो ये है कि ऑयल पे पूरा कंट्रोल अमेरिका तक आ जाए। जो उन्होंने शुरुआत वेनेजुएला से की थी वो खत्म करना चाहते हैं आके ईरान पर। ये दोनों एंड स्टेट एक जगह आकर मिलते हैं, वो है ईरान में पहला रिजीम चेंज, जो अमेरिका अपने पूरे कोशिश के बाद भी नहीं करा पाया। दूसरा, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो ईरानियन पब्लिक है वो अभी की जो प्रेजेंट वहां पे सरकार है उसके खिलाफ खड़ी एक चीज शुभंकर जी, कि जब दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं तो कोई एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग, कोई एक लेवल का कोऑर्डिनेशन कुछ तो होगा, या फिर ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेशन है कि हम यहां पर बात करेंगे समझौते की, पीछे से तुम वहां पर ऑयल फील्ड पे बम गिराना? विपिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले है। आमतौर पे दो पार्टनर्स हैं जो हर एक एक्शन डिसाइड करके प्रीमेडिटेटेड एक्शन लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस लड़ाई में इजराइल अमेरिका की जानकारी, और ना सिर्फ जानकारी, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी कर रहा है। तो अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो इजराइल ले रहा है चाहे अमेरिका ले रहा है, आप ये मान के चलें कि ये इनका एक जॉइंट एक्शन है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि इजराइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईरान के साथ साथ हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ये जितने ईरानियन ऑफशूट्स हैं, इनका भी पूरे तरीके से नेस्तनाबूद हो। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक इजराइल के लिए वहां पे सर्वाइवल पे इश्यूज रहते रहेंगे और वो कहीं ना कहीं से वो उनको परेशान करते रहेंगे। तो इसलिए इजराइल अपने मुद्दे पे है। अमेरिका का मुद्दा बहुत सिंपल है। अमेरिका पेट्रो डॉलर के बचाने के लिए और ऑयल पे अपना पूरा 100% कंट्रोल पूरी दुनिया में रखने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। अगर आप पूरे इस गेम प्लान को थोड़ा सा और पीछे आकर देखें तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें आज की डेट में पाकिस्तान के एयरबेसेस का इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन आज तक ईरान ने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के साथ जो चाइनीज इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वो ईरान को रोक देते हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जबकि जीसीसी के जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के अलग, अगर थोड़ा सा पाकिस्तान वाले इश्यू को साइड में रखें तो इजराइल और अमेरिका दोनों की अपने इंटरेस्ट अलग हैं, एंड गेम दोनों के अलग हैं, लेकिन कॉमन एनिमी है, इसलिए इस तरीके से ये लड़ाई चल रही है इनकी। ठीक है, तो अंशु मुझे ये बताइए कि फिर इस चीज को कैसे समझें कि अब समझौते की बात हो रही है, लड़ाई रोकने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान वो बैटलफील्ड बन गया है जहां पर हर कोई बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहता है। इजराइल अपने इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका को जब तक अपने इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे वो वहां से अपने हिसाब से समझौता नहीं करेगा।
रशिया और चाइना किस तरह के प्रॉक्सी प्ले कर रहे हैं वो भी अब सामने बात आ चुकी है। तो क्या ईरान एक ओपन बैटल ग्राउंड हो गया है जिसमें सब अपने अपने इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, और जब तक वो सब नहीं सध जाते इस लड़ाई का सीधा अंत नहीं है? भले ही कितनी बार ये बातें बोल दी जाएं कि युद्ध विराम होगा नहीं होगा, एक दिन एक बात होती है और अगले दिन वो बात बदल जाती है। विपिन, आप और मैं बिल्कुल सेम पेज पर हैं और मैं यही बिंदु रखना चाहती थी कि ईरान वो जगह बन चुकी है जहां पर उससे एफिलिएटेड रशिया और चीन भी अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा आज की तारीख में पुतिन को हो रहा है। अपने मनमाने रेट्स पे वो ऑयल एंड गैस पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने सारे सैंक्शंस हटा दिए उनसे ऑयल एंड गैस खरीदने के। आप यदि चीन की ओर देखें तो थोड़ा नुकसान हो रहा है चीन को, और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ईरान की, वहां से सहायता भी लगातार पहुंचानी पड़ रही है चीन को। लेकिन चीन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका और उसके अलाइज के हाथों में चली जाए। तो ये एक चीन का बड़ा इंटरेस्ट है। हम गल्फ कंट्रीज की ओर देखें, यूएस के बेसिस हैं, इसीलिए सिर्फ एक ईरान ने आक्रमण नहीं किया है, वर्षों से इनके बीच की शत्रुता हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि चीन एक कॉमन वहां पर लिंक नजर आती है। अमेरिका और इजराइल को मैं अलग अलग एंटिटीज के रूप में बिल्कुल नहीं देखती। ये इजराइल का मोसाद ही था जिसकी वजह से जो इतना डीपली पेनिट्रेट करके बैठा था ईरान में कि खामेनेई डे 1 अटैक में फर्स्ट हाफ में एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो अमेरिका की जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको बिल्कुल आईडीएफ का और इजराइल के मोसाद का साथ है, और ये साथ में मिलकर के अपना पूरा ये खेल खेल रहे हैं। और मैंने लगातार विपिन कुछ बातें टीवी शोज पर कही, जब लोग कह रहे थे कि नहीं अमेरिका हमला नहीं करेगा, तब मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा अगले 5 से 6 दिन में ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे। ऐसा हुआ। फिर मैंने कहा इस बार सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए रिटेलिएट नहीं करेगा ईरान गल्फ कंट्रीज पे हमला कर सकता है। वैसा हुआ। अभी जब ट्रंप ने सीज फायर के स्टेटमेंट्स दिए, मैंने लगातार इस बात को कहा कि मुझे कोई सीज फायर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स कुछ और आते हैं, एक्शंस कुछ और दिखाई पड़ती है। और फिर पाकिस्तान को जब मध्यस्थ बनाने की बात की, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में मुझे कोई सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो फिर अब हमने ईरान के स्टेटमेंट्स आते हुए देखे, जिसमें ईरान ने कहा कि यदि मध्यस्थता की बात होगी भी तो वो इस्तांबुल या ओमान की तरफ जाएंगे, न कि पाकिस्तान की तरफ। और ट्रंप का आज 6 अप्रैल की दिनांक को भी मैंने बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अलग अलग चैनल्स पे कहा था कि 6 अप्रैल के बाद युद्ध का एक नया अध्याय खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो आज में दिखाई पड़ रहा है। इजराइल ने न सिर्फ पार्स पर हमला किया है ईरान के, इसके अलावा आप देखिए लेबनान में एक नया युद्ध का पूरा चैप्टर खोल दिया है। वहां पर आईडीएफ ने एक बड़ा हमला कुछ देर पहले ही किया है। और कल जिस तरह से और आज में हमने देखा कि जिस तरह से अमेरिकन सैनिक क्षमताओं का अमेरिका ने ईरान के भीतर परिचय दिया, जिसमें ईरान उस F-15 के पायलट को खोजते रह गए जो वहां कहीं छुपा हुआ था माउंटेन्स में, उसको अमेरिका ने अपने सिग्नल इंटेलिजेंस की क्षमता का परिचय देते हुए बचा करके, रेस्क्यू करके, और पूरी दुनिया को दिखाया कि जब सैन्य क्षमताओं की बात आएगी तो फिर ईरान की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स आ जाए, वो जब वॉर खत्म करने की बात आएगी तो फिर वो एक ऑल आउट स्ट्राइक पे अमेरिका जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है। कल सुबह ट्रंप अपनी जनता को संबोधित करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि वो शांति वार्ता की बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो एक टेक्टिकल उनका इसको कोशिश कह लें कि वो एक टेक्टिकल कोशिश है, और यही एक टेक्टिकल पॉज भी था जो शांति वार्ता की बात या मध्यस्थता की बात के जरिए, या कि युद्ध खत्म हो जाना चाहिए के स्टेटमेंट्स देने के जरिए ट्रंप ने अभी तक बाय किया। कल सुबह के बाद मुझे लगता है, परसों का उन्होंने समय दिया भी है कि इसके बाद से वो ईरान पर एक ऑल आउट स्ट्राइक या जो एनर्जी कैपेबिलिटीज है वहां पर स्ट्राइक्स करेंगे, और वो मुझे होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी भी जो ये पूरा F-15 मिला है वो आप देखिए विपिन, वो इस्फहान के बहुत पास मिला है। 45 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं होती, बहुत पास में वो एक निशाना था। और हम जानते हैं कि किस तरह से 441 किलो का जो पेलोड है या 60% एनरिच्ड यूरेनियम अभी ईरान के पास है, उस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की नजर है। तो आप स्टेटमेंट्स को और एक्शंस को जब अलाइन करके देखें और सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को देखें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी युद्ध समाप्त हो। जी, अचल सर जुड़ गए हमारे साथ। तो अचल सर, अंशु ने जो एनालिसिस यहाँ पे किया और अभी तक हमने जो फितरत देखी है, इसमें जितने भी प्लेयर्स शामिल हैं उन सबकी, स्पेशली अमेरिका, इजराइल, अगर ये सीज फायर हो भी जाता है, मान लीजिए कि हो भी जाए, अब मसलन तो होते हुए नहीं लग रहा, हमें भी नहीं लग रहा और बाकी एक्सपर्ट्स को भी नहीं दिख रहा, लेकिन मान ले हो भी जाता है, तो क्या ये सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स होगी और अमेरिका और इजराइल फिर से उसी ऑल आउट पर जाएंगे, और जब तक उनको उनकी चीजें नहीं मिल जाती जिस मिशन पे वो आए थे, तब तक वो रुकेंगे नहीं? नमस्कार, मैं थोड़ा टेक्निकल रीजन से लेट ज्वाइन किया हूँ, तो हो सकता है मैं वही बात दोहरा दूं जो दूसरे एमिनेंट पैनलिस्ट से कही है।
बहरहाल देखिए, आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों में से इजराइल इस बात के लेकर बहुत क्लियर है कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ईरान को जिससे नाबूद करने के लिए। इससे पहले उसने बहुत बार ट्राई किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके कहने पे इजराइल पे अटैक करें, वो सफल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में भी इसकी बात नहीं मानी। दूसरे टेन्योर में उसकी क्या वजह थी, क्यों मान गया, एक अलग कहानी है। बहरहाल दोनों इस समय लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल तो जब से बना है, पहले डे 1 से जब से इजराइल की स्थापना हुई है, वो लड़ ही रहा है। अरब इजराइल वॉर ले लीजिए, ईरान से ले लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज के साथ वॉर, उसके लिए कोई नया बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेक्स इस समय काफी हाई हैं। आने वाले वक्त में, अभी नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और अगर वो रिपब्लिकन माइनॉरिटी में चले जाते हैं कांग्रेस में, तो ये लेम डक प्रेसिडेंट होके रह जाएंगे। ये मुझे लगता है कि निकलना चाहते हैं यहाँ से। और जो सडनली इन्होंने हॉर्मोज को दोबारा इशू बना लिया, हालांकि ये पहले कह चुके कि हॉर्मोज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको खुलवाना है जाके खुलवा लो। अब अगर वो जिस तरह की ये डिटेल्स आ रही हैं, सीजफायर की जो कंडीशन की बात हो रही है कि सीजफायर हो जाएगा अगर वो हॉर्मोज खोल देते हैं, ईरान अगर इस बात पे मान जाए, जिसकी मुझे संभावना बहुत कम लग रही है। तो अचल सर, आज जब ये बात आई तो मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ऐड कर रहा हूं, तो तुरंत एक स्टेटमेंट आया ईरान से बाकायदा कि वो इस पूरी बातचीत को सोच सकते हैं, लेकिन हॉर्मुज का खुलना विदाउट कंप्लीट सीज फायर, विदाउट कंप्लीट उसकी बातों को माने नहीं होगा। ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा हथियार ईरान के पास जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट है। अगर इसको भी बिना किसी सब्सटेंटिव गेन से अगर वो छोड़ देते हैं, ईरान इज नॉट अकाउंटेबल टू हिज पब्लिक। वो उसे अपनी जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह का वहाँ का सिस्टम है, और उनका जो है उनके लिए भी सर्वाइवल की गेम है। लेकिन ट्रंप के लिए स्टेक्स दूसरी हैं, इजराइल की अलग है। ट्रंप चाहते हैं कि निकल जाए। इससे पहले उन्होंने ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि मैंने रिजीम चेंज, कभी बोलते हैं मेरा वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, कभी उनका ये है कि टॉप लीडरशिप चली गई तो रिजीम चेंज हो गया, परमाणु हमने उसका न्यूट्रलाइज कर दिया, एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब एक हॉर्मोज ही बची हुई है। लोग जिस पे सवाल उठा देंगे कि आप तो निकल गए वहां से बाहर, तो हॉर्मोज तो अभी भी बंद है, उसके अलाइज भी कह सकते हैं। तो अगर हॉर्मोज पे कोई समझौता हो जाता तो दिख नहीं रहा होते हुए, क्योंकि ईरान के पास इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और ईरान को जब तक रियली ऐसी कोई सॉलिड कमिटमेंट्स नहीं मिलती कि सिक्योरिटी गारंटी कि आज के बाद हमला नहीं होगा, और उसकी जो दूसरी भी कई डिमांड्स है कि अगर मैं ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो सब सैंक्शंस हटेंगी, तो जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो अभी दिख नहीं रही है। और इस तरह के सीजफायर में तो मानेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले 3 बार वो धोखा खा चुका है। एक बार 2015 में न्यूक्लियर डील की, वो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वो कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद लास्ट ईयर बातचीत चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ समझौता हो जाएगा, और अटैक हो गया, बंकर बस्टर बॉम्ब फेंक दिए गए। उसके बाद अभी हाल ही में जब हो रही थी बातचीत, तो फिर उसके दौरान में इतना बड़ा हमला हो गया। तो ईरान के पास बहुत ही लॉजिक, बहुत ही रीजंस है कि खाली इतना कह के भाई हो गया सीजफायर, आप हॉर्मुज खोल दो, उससे वो मानने वाला नहीं है। बट सिचुएशन दिन ब दिन ऐसी होती जाएगी कि ईरान भी चाहेगा कि किसी तरीके से जो है ये युद्ध है रुक जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में से कुछ तो वो मनवा के ही रहेगा, और ये नहीं तो ये युद्ध चलता रहेगा। एक और डायमेंशन, अगर 2 मिनट मुझे दे, जो मेरी अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं स्पेकुलेटिव हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि आप बहुत स्पेकुलेटिव हो रहे हैं, ये जो आप ये बात कह रहे हैं। मेरा दूर की बात जो मैं सोच रहा हूँ ये है कि अमेरिका का एंड ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि इस लड़ाई को इस तरह से बढ़ाओ कि ईरान वेस्ट एशियन अलाइव को भी खत्म कर दे, ऑयल इंडस्ट्री भी यहाँ की खत्म हो जाए, रिफाइनिंग कैपेसिटीज भी खत्म हो जाए,
और अल्टीमेटली अमेरिका दुनिया में नंबर 1 ऑयल गैस सप्लायर हो जाए, वेनेजुएला ऑयल, और अपने ऑयल को मिला के अगर ऐसा हो जाता है तो जो चाइना खरीद रहा है ऑयल ईरान से वो भी उसका बंद हो जाए, और अल्टीमेटली चाइना को भी इस तरीके से वो थोड़ा कमजोर डाल दे, और ये पूरा यहाँ का जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है ना वेस्ट एशिया का वो बदल जाए। जी तो सर आप कह रहे हैं कि आप थोड़े स्पेकुलेटिव हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट है क्विकली आरती जी, क्या जो बात यहाँ पर अचल सर कह रहे हैं वो उसमें दम हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप देखे सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल भी लगता है, इससे पूरी दुनिया का जो ऑयल बैलेंस है वो किस हद तक बिगड़ जाएगा ये मैं अभी तो नहीं इमेजिन कर पा रहा हूं, बट पॉसिबिलिटी तो है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आज की डेट में बताए कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई क्या सोचते हैं, करते क्या है और बोलते क्यों है। लेकिन अमेरिका का जो रिकॉर्ड है उसको अगर हम एक इंडिकेटर माने तो ये जरूर हो सकता है कि जो मास्टर अचल बोल रहे थे उसमें वजन है कि अमेरिका का की जो इनफैक्ट ऑयल इंडस्ट्री है और कई लंबे अरसे तक, अगर आपको याद हो, मैं फिर से दोहराऊंगी, ये ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी है। पूरी जो वॉर अभी हुई है इसका एक इतिहास है, लंबा इतिहास है। ईरान में मोसदेक को हटाया क्यों गया, ईरान में शाह को क्यों लाया गया, ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये लंबा एक इतिहास है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश एम्पायर का ऑयल पे जो कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है। बेशक उनके पास ऑयल है नहीं, ब्रिटिश एम्पायर के पास ऑयल था नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी मिडिल ईस्ट को बनाया, मिडिल ईस्ट में आर्टिफिशियल स्टेट्स क्रिएट की ताकि सब उनके कंट्रोल में रहे, वही अमेरिकन एम्पायर ने चलाया इतने लंबे अरसे तक। और अब लग रहा है उनको कि इस सारे में उनको बहुत नुकसान भी हुआ है, कई सारी जंगें उन्होंने लड़ी है और उन जंगों में से कुछ निकलता नहीं है, वो लगातार हारते गए हैं सारी जंगें। और ऊपर से जितना पैसा लगता है ये इन सारी कंट्रीज को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में रखने के लिए, वो कई ज्यादा है। अमेरिकन लोग जो है वो देना आज की डेट में इंटरेस्टेड नहीं है, विलिंग नहीं है। इसलिए ये वजन है इस बात में कि अमेरिका के जो एलीट है, अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज है, वो इस तरह की सोच रख रही हो और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रही हो कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट के बाकी ऑयल सप्लायर जो है उनके साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में एंगेज हो और मिडिल ईस्ट की ऑयल सप्लाईज और ऑयल मोनोपोली। तो अगर इस थ्योरी को थोड़ा मान ले इस थ्योरी को, तो कमर आगा साहब देखिए, ईरान ने तो क्लेरिफाई कर दिया कि वो कोई भी बात नहीं मानेगा जब तक कोई सॉलिड उसको आश्वासन ना मिले या उसकी जो शर्तें हैं उस पर ना माना जाए। खासतौर पे उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो कोई समझौता करेगा नहीं, उल्टा कह रहा है बाबल मंदे, मतलब जो दूसरे और एक दो रास्ते बचते हैं उनको भी वो ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये थ्योरी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अगर हम माने कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो क्या रशिया, क्या चाइना इसको इतनी आसानी से होने देंगे? क्या वो अपना पूरा जोर नहीं लगाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो और बड़ा हो जाएगा। पता नहीं साहब, फ्यूचर की बातें मैं नहीं जानता। मैं एक चीज़ जानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेट हैं अमेरिकन के। उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रो अमेरिकन रिजीम होनी चाहिए ईरान में। रिजीम चेंज की वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि रिजीम यही रहे और इसमें मॉडरेट पावर में आ जाए। रिजीम चेंज की बात वो इसलिए नहीं करते कि अगर रिजीम चेंज होगी तो लिबरल्स डेमोक्रेट्स यानी डेमोक्रेसी वहाँ पे आ जाएगी, और डेमोक्रेसी अगर आ गई तो इनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इनका अल्टीमेट गोल तेल के ऊपर है।
वो चाहते हैं कि तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल उनका पूरे वेस्ट एशिया के तेल पे होना चाहिए, वहीं नहीं बल्कि ग्लोबल उनकी नज़र उस पर भी है, ग्रीनलैंड के भी तेल और गैस पे भी है, और फिर उसके अलावा वेनेजुएला का भी उन्हीं ने कब्ज़ा किया है, और वो तेल को वो एक एज ए वेपन भी यूज़ करना चाहते हैं, और करा भी है उन्हीं ने सैंक्शंस लगा के कुछ कंट्रीज़ पे, और वो एक पहली बात वो रिजीम इनका ऑब्जेक्टिव पूरा होता नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये भी है कि वो जो अमेरिकन्स जो हैं वो जो हैं उनकी पावर काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। वो ये भी नहीं चाहते कि रशिया और चाइना का रीइमर्जेंस वहाँ पे दोबारा से हो उस पूरे क्षेत्र में, यानी अपनी वो पूरी मोनोपोली उस पूरे क्षेत्र पे बनाए रखना चाहते हैं। वॉर इस वजह से हुई थी। दूसरी चीज़ ये है वो ये चाहते हैं कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी बनी रहनी चाहिए। शुरू से उनका ये पॉलिसी डिसीजन है, स्ट्रेटजिक डिसीजन है, जिसको कि ईरान ने चैलेंज कर दिया है। अब बहुत मुश्किल हो रही है इजराइल के सामने। उसकी जो डर था अरबों को, हमेशा से एक डिफीटिस्ट फीलिंग आ गई थी अरबों के अंदर, वो भी ख़त्म हो चुकी है। आपको अरब जनता में ईरान के प्रति काफ़ी सपोर्ट नज़र आता है। जब ये किसी मिलिट्री बेस पे अटैक करते हैं अमेरिकन बेस के ऊपर, तो वहाँ पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। पब्लिक तो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो नहीं सकता है, डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ तो है नहीं अरब कंट्रीज़ में। मैंने पता नहीं बहुत लोगों से मेरी बातचीत की, फिर उसके अलावा भी मिला, मैं आज भी मेरी बातचीत हुई। दे आर वेरी हैप्पी कि ये जो बेस हैं वो दे कंसीडर ये बेस जो है ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, और इनके ऊपर दूसरी चीज़ ये कि गाज़ा और ईरान ने मिल के इन अरब रिजीम्स को भी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि ये इनकम्पिटेंट रिजीम है, ये ना तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ना ही हम लोग अमेरिका पे डिपेंड कर सकते हैं। रिजीम्स भी बड़ी परेशान है। तो ईरान ने अपने बहुत से ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, प्रॉब्लम है कि उनको ह्यूज कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत हैवी है, लेकिन ये कि वो ये अब चाहते हैं कि उनका किसी भी सूरत से ये जंग तभी ख़त्म होगी जब तक कि उनके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटेंगे और वो दोबारा से जो है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स और जो है उनकी ट्रेड है वो तेल को बेचें। उनके पास तेल, गैस, गोल्ड, कॉपर और बहुत यूरेनियम, बहुत से उनके पास मिनरल्स हैं। अगर एक बार सैंक्शन हटता है तो वो 4-5 साल में दोबारा खड़े हो जाएंगे। इट्स ए नेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल। उन्हीं ने जिस वक्त वहाँ पे सैंक्शंस के दौरान ईरान को जो डेवलप किया है वो देखने वाला था। उन्हीं ने जिस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और अलग अलग फील्ड में जो काम किया, या डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड सारी चीज़ें रखी, उन्हीं ने जिस तरीके से ये वॉर को कंडक्ट किया है वो उसकी सभी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं ही नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेज पे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि इट्स ए टफ नेशन, पीपल आर वेरी एजुकेटेड। ये सारी चीज़ें हैं। और वो ग्रेटर कंट्रोल अगर नहीं बनता अमेरिका का तो अमेरिकन एज ए पावर, एज ए सुपर पावर नहीं रह पाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था जी आगा साहब, तो अंशु कुछ सिर हिला रही थी, वो हाँ में था कि ना में था, मैं समझ नहीं पाया। जी अंशु। एम्बेसडर मल्होत्रा का जो assumption बहुत अच्छी एनालिसिस है। थैंक यू सो मच सर। विपिन, मैं बहुत सम्मान के साथ एम्बेसडर मल्होत्रा की बात से थोड़ा सा तारुफ नहीं रखती, तो मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे साझा करना चाहती हूँ। एक तो हम ये समझें कि अभी अमेरिका का जो फोकस है वो यूरोप और एशिया के देशों पर है अपनी ऑयल एंड गैस की डिपेंडेंसी या सप्लाई बढ़ाने के लिए। लेकिन हम एशियन कंट्रीज की ओर देखें कि वो वेस्ट एशिया से ऑयल एंड गैस क्यों मंगाते हैं, क्यों यहाँ पर आप देखें तो 50 से 80% तक का जो उनकी कुल आपूर्ति का तेल और गैस है वो यहाँ से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि 7 दिन का समय लगता है। और जिस तरह की प्राइजेस है फिर उसके हिसाब से प्राइजेस भी वहां पर उनकी इंटैक्ट रहती हैं। अगर अमेरिका या वेनेजुएला की हम बात करें तो पहली बात तो वेस्ट एशिया की तुलना में तो रिजर्व्स नहीं है। वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो बहुत हैवी होता है, उसको रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज हर कहीं नहीं है। हमारे यहाँ है जामनगर रिफाइनरी, और वो पहुंचने में ना 30 से 41 दिन का समय लगता है। तो जो टाइमलाइन है वो बहुत मैटर करती है किसी देश से यदि हम तेल और गैस मंगाते हैं, और यदि हम, और उसकी कॉस्ट क्या है यदि हम वो कंपेयर करें। तो वेस्ट एशिया में ऑयल एंड गैस का और पेट्रो डॉलर का जो पूरा खेल है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी अपर हैंड है। क्योंकि आप देखो कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे इराक ले लो, यूएई ले लो, सऊदी ले लो, जिनका स्टेक सबसे ज्यादा है ऑयल एंड गैस भेजने का थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इवन मोर देन ईरान,
उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल अमेरिका का नजर आता है, क्योंकि ये तो लेट 70s 80s के दशक से हमने देखा कि यूएस ने ये चीज कही कि भाई हम आपको सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे, आप डॉलर में, यूएसडी में आप अपने ऑयल एंड गैस को बेचो। तो पेट्रो डॉलर का जो ये पूरा मार्केट है, पूरा गेम है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक डॉलराइज हुई है, तो वो अमेरिका क्यों समाप्त करना चाहेगा, पहली चीज ये। और दूसरी बात कि बाकी के जो, यदि हम देशों को देखें, चाहे यूरोप के देश देखें, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से डिविएट कर चुके हैं, या हम एशिया के देश देखें तो उनकी अपनी कॉस्ट को लेकर और टाइमलाइन को लेकर के रिजर्वेशंस हैं। और तीसरा, फिर जब हम रिजर्व्स की दृष्टि से या क्वांटिटी की दृष्टि से देखें तो हम वेस्ट एशिया का जो एक रिजर्व है और जो सप्लाई है, तो ग्लोबल ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व्स हैं उसके 40% से ज्यादा वेस्ट एशिया में है। तो हम इस बात को नहीं नकार सकते, तो मैं इसीलिए नाम इसे हिला रही थी। तो अचल सर, पॉइंट तो अंशु की बात में भी है। नहीं, बिल्कुल अंशु जी बहुत सम्मानित प्रोफेसर है जेएनयू के। मैं भी वहीं का ल्यूमनाई हूँ। जेएनयू में हम कदर करते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की। मैं भी वहीं से आई अप्रिशिएट दैट। कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमेरिका का जो ऑयल पे कंट्रोल करना है, सिर्फ ऑयल को बेचने की बात नहीं है, इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखिए। इसका सबसे बड़ा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा चाइना के ऊपर। चाइना को जो अगर ऑयल ईरान से जा रहा है वो बंद हो जाएगा तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे झटका लगेगा। सेम हमारे लिए भी होगा। रशिया से ले लेगा, ठीक है, अंशु जी शायद ये कहना चाहेगी ईरान से नहीं लेगा तो रशिया से लेगा। जो दूसरी डिस्टेंस की बात करी है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है वेस्ट एशिया से ऑयल आना। मेरी थ्योरी में ये भी शामिल है कि जब आप ऑयल बाद में एट सम स्टेज पूरा इस रीजन को कंट्रोल कर लेंगे तो आप ऑयल भी अमेरिकन से इसको कंट्रोल करेंगे और सप्लाईज यहीं से शुरू होंगी। तीसरी बात ये कि जब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होगी तो फिर अमेरिका ही आएगा इसमें। चौथी बात, पेट्रो डॉलर की आप बात कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर को भी चैलेंज कर दिया है ईरान ने। युआन में हो रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है डीडॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो उससे भी झलाया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पेट्रो डॉलर की मोनोपोली और ये सब खत्म। उसके बाद अगर आपका ही पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर ओपेक की भी जरूरत नहीं है आज कॉस्टिंग और ये सब करने की। तो अभी जो आरती जी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी जिस इतिहास की, वो 70s की, कि जब वो कंट्रोल पूरा ऑयल का, इरानियन ऑयल का होता था इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन, शायद वो स्थिति दोबारा लाने की कोशिश होगी और इसीलिए उस रिजीम चेंज की बात, ये डॉट्स आपस में जुड़ते हुए हैं। अब मुझे कहा जा रहा है एक छोटा ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते एक बड़ा सवाल और वो आके हम पूछेंगे शुभांकर साहब से, और वो ये कि ये बातचीत ही आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एस्टिमेशन गड़बड़ हो गए। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब के, इजराइल के, कि 2-4 दिन में निपटा देंगे, नहीं निपटा। इतने हथियार जिसका एस्टिमेशन अभी भी शायद किसी को सही तरीके से नहीं मालूम है, और जब तक वो हथियार हैं ईरान के पास, ये जंग वो तो जारी रख सकता है। कितने हैं, किस हद तक हैं, सिर्फ खबरें हमारे पास हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा इस पर करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रखें। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, और बात हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में सुलह की खबरों की। तो क्या खबरें हैं सुलह की, वो वाकई होंगी या सिर्फ ये कहने दिखाने की बात है, टाइम बाइंग टैक्टिक्स है, या फिर कुछ और? ब्रेक से पहले काफ़ी बड़ा एनालिसिस यहाँ पर हुआ, और अब कुछ और अहम सवाल है जिनको लेकर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे, तो किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचने की एक कोशिश होगी। जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरी जंग में है, वो एस्टिमेशन ईरान की फायर पावर का, और शुरू में ही गड़बड़ हो गई। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जब जंग शुरू हुई थी तो बात तो थी कि 2-4 दिन में ही सब खत्म हो जाएगा। शुरू के 3 दिन तो ऐसा लगा भी कि जंग आगे नहीं जाएगी। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने पूरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन ऑफ जो लीडरशिप थी ईरान की, उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जो रेजिलियंस वहाँ ईरान ने दिखाया, नॉट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, लेकिन हथियारों के लिए भी, फिर वो तस्वीरें जो लगातार आती रहती हैं अंडरग्राउंड टनल्स की और मिसाइल्स की और ड्रोन्स की और इसकी उसकी। शुभंकर साहब, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरी जंग में। जैसा मैंने कहा कि शायद नहीं तो हम, आप और हम बैठ के अभी आज बात ही ना कर रहे होते, वो था कि ईरान की फायर पावर का जो एस्टिमेशन था वो काफ़ी गड़बड़ा गया। और आज जो
इतनी बातचीत हो रही है या ईरान अपनी शर्तें रख रहा है, वो उसी दम पर है कि उसको लगता है कि उसके पास एक लेवल की फायर पावर अभी भी मौजूद है। तो अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए या सिर्फ आकलन कह लीजिए, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि अभी तो उनकी सिर्फ हमने 20% या 30% ही पावर देखी, अभी भी ऐसी मिसाइल्स बाकी हैं, वैसी मिसाइल्स बाकी हैं। कितना दम है इन बातों में? विपिन, इन बातों में बहुत दम है। और अगर आप ये मान के चलें कि ईरान की अगर आज की बात करें तो मैक्सिमम मेरा जो अपना एजम्पशन है कि उनकी जो मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं वो तकरीबन 50% के आसपास एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, बट अभी भी वॉर शुरू होने के पहले की कम से कम उनके पास 50% काबिलियत अभी भी बची हुई है। ईरानी एयरफोर्स कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग एयरफोर्स नहीं थी, और एबनिशियो जब लड़ाई शुरू हुई सबसे पहला उन्होंने ईरानियन एयरफोर्स को ही निशाना बनाया। ईरानियन नेवी एक काफी मजबूत नेवी मानी जाती थी और ईरानियन नेवी का काफी नुकसान हुआ है इस लड़ाई में। लेकिन आईआरजीसी जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज होकर काम कर रही है और जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ईरान इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें छोटे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा वो ले रहे हैं, उसके साथ साथ उनके पास जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुतीज हो, उनका इस्तेमाल भी काफी हद तक किया जा रहा है। और जो ईरान की इस समय सबसे बड़ी काबिलियत है वो ये है उनका ड्रोन्स और मिसाइल्स का काफी समझदारी पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो काफी कम हो गए हैं, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट है वो किल परसेंटेज काफी बढ़ गया है। तो शुरुआत में जिस तरीके से वो लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो कम कर दिया है, लेकिन अब उनका इम्पैक्ट काफी बढ़ गया है। और ये तब हो रहा है जब अमेरिका द्वारा दिए गए एयर डिफेंस प्रणाली जो सारी गल्फ कंट्रीज में है उसके बावजूद ये बड़े सक्सेसफुली हिट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा डर जो जीसीसी कंट्रीज का आज है, या फिर आप अमेरिका को जो एक ओपन सपोर्ट देने की, जो जैसे कमर आगा साहब ने भी बात की, जिस तरीके से जब वहां पे अटैक हो रहे हैं जो लोकल पब्लिक का सपोर्ट है, वो एक जो इनिशियली अमेरिका ने शायद अज्यूम किया होगा कि शिया और सुन्नी डिवाइड को यूज कर पाएंगे, वो उतना बड़ा डिवाइड नहीं आ पाया। अब ये एक तरीके से लड़ाई जो है अंडर करंट वो इस्लाम वर्सेस जियोनिस्ट एंड क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई हो गई, जो आमतौर पे इस चीज को अमेरिका ने अज्यूम किया था कि ये इस तरीके से नहीं आएगी और ईरान में एक इंटरनल रिवेलियन भी शुरू हो जाएगा, जो पूरे तरीके से गलत साबित हुआ। नाउ एज फार एज फायर पावर इज कंसर्न, आप मान के चलिए कि अभी तक ईरान ने अपने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है और जो न्यूक्लियर पावर कैपेबल मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। और एज फार एज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आर कंसर्न, इस बारे में श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकता है कि किसके पास क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। और अगर अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से अगर न्यूक्स का इस्तेमाल होता है तो चाइना और रशिया का क्या रोल आएगा, और क्या वो उस समय, मतलब ये सारी चीजें वो हैं जो भविष्य के गर्त में है। अभी इनके बारे में क्या चर्चा करें समझ में नहीं आता, बट ये जरूर आप मान के चलिए कि ईरान को कमजोर समझने की जो गलती अमेरिका ने पहले की थी, अगर वो इस समय भी करेंगे तो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो अचल सर, इस समय जो स्थिति है उसका आधार क्या माना जाए? उसका आधार मसल पावर, मतलब यही हथियार माने जाए? उसका आधार कुछ और है? डिप्लोमेसी तो यहाँ कहीं दिखाई देती नहीं है। अब अमेरिका ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी इस वॉर में, वो कैलकुलेशन सब जगह इस समय इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, इतने विमान गिर गए, उनका टोटल कैलकुलेशन इतने अरब डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो गया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो गई। तो क्या अपने मकसद को पूरा किए बिना अमेरिका जैसा बनिया देश वापस लौट आएगा, या फिर वो कोशिश करेगा कि धीरे धीरे ईरान की जितनी भी बची हुई फायर पावर है वो खत्म हो और फिर वो अपना रंग दिखाएं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि ईरान की अमेरिका की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट ये है कि नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, उसे हर हालत में विक्टोरियस होकर निकलना है इस वॉर से, जिसका क्लेम उसने शुरू कर दिया। ऑलरेडी उसने इस चीज का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है, और इस समय अगर कोई उसे ऑनरेबल एग्जिट मिलती है तो वो निकल भी सकता है। इजराइल के बारे में मैं नहीं कह सकता कि इजराइल का इसमें क्या पोजीशन रहेगी। बाकी इजराइल की तो यही रहेगा कि इसे आखिर तक ले जाया जाए इस लड़ाई को, ईरान को इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो दोबारा सर उठा सके, या उनके लिए जैसे वो बोलते हैं कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो वो थ्रेट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए। और
अब दिखाने के लिए बचा क्या है आज की तारीख पे? इसीलिए तो हॉर्मोन्स पे जोर दे रहे हैं कि भाई अगर हॉर्मोन्स को लेके कोई समझौता हो जाता है तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हम तो जीत गए, पूरी तरह से जीत गए और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इजराइल जो काफी इन्फ्लुएंस रखता है, या जूइश लॉबी जो अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंस रखती है, अगर उसके चली अगर उसकी बात में अगर वो कर पाए लॉबिंग, तो वो तो ईरान को पूरा खत्म करने के बाद ही निकलने के बारे में सोचेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, और मुझे मतलब जैसे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, लगातार ये प्रश्न मैंने भी उठाया कि कितने दिन लड़ाई चलेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लड़ाई का क्या अंजाम होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेस्ट एशिया का पूरा पावर इक्वेशन क्या बनता है एट द एंड ऑफ द डे। क्या अमेरिका पूरी तरह से, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को ख़त्म कर देंगे तो एक अलग इक्वेशन बनेगी। अगर ईरान छूट जाता है आधे अधूरे में तो वो घायल है तो घातक है वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर सवाल आ जाएगा बाकी अरब कंट्रीज़ के दिमाग में कि भाई ये तो छूट गया, अब ये हमें परेशान करेगा, अमेरिका तो हमें बचा नहीं पाया, और जो आप कह रहे हैं इजराइल, उसके लिए भी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, तो ये तो और ख़राब स्थिति बनेगी। फिर रशिया और चाइना का डोमिनेंस और बनेगा, यानी फिर वेस्ट एशिया तो एक कन्फ्लिक्ट जोन बन के रह जाएगा जहां कब क्या होगा हमें नहीं पता चलेगा। अंशु, किस तरफ आपको ये जाता हुआ दिख रहा है? आप म्यूट पर हैं। एक चीज तो मुझे निश्चित लगती है कि यहाँ से क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के आयाम पूरी तरह से बदल जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी वो अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके देखती हूँ कि यदि यहाँ अमेरिका की जीत होती है, यदि रिजीम चेंज करवा पाता है, यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लेता है, तो चीन और रशिया किस तरह से कंटेन होंगे, और यहाँ यदि अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा देता है, रिजीम अमेरिका का होता है, तो भारत समेत अलग अलग देशों के साथ इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज रिश्ते ईरान के पूरी तरह से बदल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर उससे जो एक ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भी हमें बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यदि अमेरिका यहाँ से हार के निकलता है, जिसकी मुझे गुंजाइश या संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि ट्रंप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं नवंबर में, तो उसको देखते हुए यदि अमेरिका की हार मानी जाती है तो इसके बहुत आगे चल करके खराब परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हूती, हमास और हिजबुल्लाह, वो और ज्यादा कहर बरपाएंगे इस पूरे रीजन पर, और इजराइल के साथ जिस तरह से इंगेज्ड होंगे तो उससे फिर और अलग स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ेगी। फिर इसमें हम पाकिस्तान के एंगल को भी यदि लेकर के आए तो फिर वहां पर भी हमें चीजें क्या इसके परिणाम होते हैं उससे बदलती हुई नजर आएगी। पर विपिन, ये मैं एक निश्चित तौर पर कह सकती हूँ, यदि हम वैश्विक राजनीति के इतिहास को भी पढ़ें तो जिस तरह की क्षमताएं ईरान के पास है और जिस तरह की क्षमताएं अमेरिका के पास है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आगे पीछे, और फिर इजराइल साथ है अमेरिका के, भले ही नाटो साथ दे या ना दे, तो आगे पीछे मुझे लगता है कि, और फिर एक बर्बादी तो ईरान की ही हुई है, ये भी हम ना भूलें, तो रिजीम चेंज करवा सकता है अमेरिका, और यदि ऐसा करेगा तो जो हम एक फिर कयास लगा रहे हैं वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पर हाँ, युद्ध अभी जारी रहेगा, युद्ध मुझे थमता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। कमर आगा साहब, तो जिस मुकाम पे लड़ाई आकर खड़ी हो गई है, जितनी आगे ये बढ़ गई है, दोनों पक्षों ने या तीनों पक्षों ने जिस हद तक अपनी स्टेक दांव पे लगा दी है, इसका कंक्लूजन किसी समझौते में निकलेगा या एक ऑल आउट वॉर होगी? देखिए, ऑल आउट वॉर पता नहीं, मैं नहीं जानता, फ्यूचर के बारे में मैं नहीं बोल सकता। मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये रिजीम चेंज नहीं हो पाएगी। रिजीम बहुत स्ट्रांग है, ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। जैसे ही अटैक हुआ, वो लोग जो ईरान की इस रिजीम के ख़िलाफ़ थे वो भी सब जुड़ गए हैं इस वक्त इस वार में, सब गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका कहना ये है कि अगर ये रिजीम तो कभी भी बदली जा सकती है, अगर मुल्क ही नहीं बचेगा तो क्या होगा। इसीलिए इजराइल का जो बेसिक एजेंडा है कि वो कहते हैं कि हम डिसमेंबर कर दो इस मुल्क को, तोड़ दो कई भागों में, और फिर वो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ईरान की अपनी एक एस्पिरेशन है उस क्षेत्र में लेके, और उन्हीं ने काफ़ी हद तक अपनी बातें मनवा ली हैं, और उनकी इस वक्त सपोर्ट बेस इतना बड़ा है पूरे आलम इस्लाम में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई इतना बड़ा कभी लीडर इस्लामिक देश का नहीं बना जितना बड़ा ईरान बन चुका है। और एक बहुत, मुझे तो लगता है कि इस युद्ध ख़त्म होगा तो एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस मूवमेंट बहुत पावरफुल हो जाएगा।
इसलिए कि अब अमेरिका और इजराइल को की एक्सेप्टेंस इस पूरे क्षेत्र में, क्या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं रह गई है। इसलिए कि इन्हीं ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से गाज़ा में जो किया है, वहाँ से शुरू हुआ। ये लिंक्ड है एक दूसरे से। और ये कि लोगों के दिमाग में इस वक्त, मुसलमानों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई अकेला मुल्क है जो खड़ा हुआ है लड़ने। तमाम दुनिया से पैसा इकट्ठा कर करके लोग जा रहे हैं, एम्बेसीज में दे रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में। और जो देने वाले हैं वो शिया समुदाय के लोग नहीं हैं, उनके पास तो इतना पैसा नहीं है। ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स भी हैं उसमें, और अहले सुन्नत मैं के भी यही लोग सवाल हैं आपसे उसके पूछना अंदर चाह रहा बहुत था आगा साहब कि क्या रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड यानी सुन्नी अरब वर्ल्ड इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा, इस लीडरशिप की जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पे दो चीज़ें हैं। रिजीम की सोच अलग हो चुकी है, अलग होती है, और जनता की सोच अलग है। प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया में आ सकती है और तो मुझे कहीं नहीं दिखती। बाकी तो बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, इराक और ये सब जितने भी हैं, क्या कहते हैं, कुवैत, बहरीन, कतर वगैरह। लेकिन इजिप्ट के अंदर बड़ी आफत मची हुई है, जॉर्डन के अंदर बहुत उधम मचा हुआ है, बेइंतहा एंटी अमेरिकन, बेइंतहा एंटी यूएस फीलिंग हो रही है। इजिप्ट तो एक लिबरल इस्लाम की बात करने लगा है इजिप्ट, और बहुत सी जगहों पे बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझको तो लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज मिडिल ईस्ट में आने वाला है। इंस्टेबिलिटी काफ़ी समय तक रहेगी, रह सकती है, इसलिए कि अब उनको नेशनलिज्म अरब वर्ल्ड में ग्रो हो रहा है। नेशनलिज्म के मतलब ये है कि अरब यूनिटी, लोगों को फिक्र हो गई है। गाज़ा ने वो प्रमोट किया नेशनल अरब यूनिटी, और अरब यूनिटी के मतलब ये है डिक्लाइन ऑफ इस्लामिस्ट, इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। कि भाई ये जितने भी थे, चाहे तालिबान हों, चाहे वो अलकायदा हों या ISS हों, ये एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं, कुछ इन्होंने नहीं किया गाज़ा के लिए। और फिर ईरान अकेला देश था जो लड़ता रहा गाज़ा के लिए और गाज़ा के साथ खड़ा रहा लोगों में। तो बहुत फ़र्क आया है, बहुत चीज़ों का आया। ये गवर्नमेंट इस तरीके से, जिस तरीके से मनमानी कर रही थी अरब देशों की, वो नहीं कर पाएंगी अब। इसलिए कि दूसरी बात ये कि अमेरिका की एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई। कोई अरब देश की हिम्मत नहीं है कि वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर ले। कोई भी अब नहीं चाहता। जिन्होंने ज्वाइन तो आगा साहब, मेरा यहाँ पर अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपकी इस बात से, हालांकि अपने आप में पूरा अलग वाद विवाद या कहिए कि बातचीत का मुद्दा है, जहां पर कि आप भी वेस्ट एशिया और खासतौर पे पूरा अरब वर्ल्ड है, उसकी तस्वीर क्या होगी। लेकिन उससे ऊपर यह है कि ये जो पूरा अरब वर्ल्ड है, इसकी मजहबी तस्वीर क्या होगी, ये तो एक बात है, लेकिन ये पूरी दुनिया का एनर्जी सेंटर है। इसलिए यहां पर अगर कुछ भी होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उसकी तस्वीर क्या होगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो ये मैदान जंग है, आगे और भी जो चीजें होंगी उसके लिए चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।